हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन एज ए रेफ्रिजरेटर एंड सेकंड टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो भी आपका कार्नोट इंजन है वो हम पढ़ चुके हैं। जो कार्नोट इंजन है वो एज ए रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है ये हमारा टॉपिक है। तो जो भी फर्स्ट टॉपिक है एज ए रेफ्रिजरेटर वो कैसे वर्क करेगा। एज ए रेफ्रिजरेटर जिस डायरेक्शन में मतलब जो भी प्रोसेस या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमने किसके लिए पढ़ी है, कार्नोट इंजन के लिए, रेफ्रिजरेटर में उसका उल्टा होता है। मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। जिस डायरेक्शन में कार्नोट इंजन काम कर रहा था ये उससे उल्टे डायरेक्शन में काम करेगा। तो जो भी इसकी कंप्लीट वर्किंग है वो किसके इनवर्स है, कार्नोट इंजन के इनवर्स है। कैसे बोल रहे हैं हम कि इनवर्स है। जो भी कार्नोट इंजन था उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर जो भी सोर्स था वो T1 टेम्परेचर पे था जो कि फिक्स था। ये वर्किंग सब्सटेंस था। वर्किंग सब्सटेंस मतलब वर्किंग सब्सटेंस को Q1 हीट प्रोवाइड की हमने, यहाँ वर्क डन हुआ और जो बाकी बची हुई हीट है वो कहाँ पर गई, सिंक के पास। ठीक है, यहाँ पर जो भी हीट का फ्लो है वो किस तरीके से था, सोर्स टू सिंक था। लेकिन रेफ्रिजरेटर की जब बात कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, Q2 अमाउंट हीट वो सिंक से लेगा, वर्क डन होगा एंड देन जो अमाउंट ऑफ हीट बचेगी वो सोर्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जो भी रेफ्रिजरेटर होता है इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। यहां पर हमें कंप्लीट वर्किंग को डिफाइन नहीं करना है। जैसे हमने हीट इंजन के लिए जो भी आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एक्सपेंशन, कंप्रेशन उसको डिफाइन किया था। यहाँ हमें सिंपल क्या करना है, ये टॉपिक वैसे जो भी आपका कार्नोट इंजन है उसके कॉन्टिन्यूएशन में ही आता है। जस्ट उसके नीचे भी लिख सकते हैं हम कि जो कार्नोट इंजन है वो एज ए रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमें सिर्फ उसकी एफिशिएंसी को डिस्कस करना है, बिकॉज जो भी कंप्लीट वर्किंग थी वो हम हीट इंजन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो इनवर्स में काम करता है। ठीक है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस है हीट इंजन का। रिवर्स प्रोसेस कैसे, यहाँ पर जब भी हमने एफिशिएंसी की बात की थी तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि अगर Q अमाउंट ऑफ मतलब इनपुट कितनी दी है हमने और हमें आउटपुट कितनी मिल रही है, ये हमने कार्नोट इंजन में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में बिकॉज हम बोल रहे हैं कि ये उसका उल्टा है तो एफिशिएंसी को क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर के केस में जो भी ईटा से ही डिनोट करेंगे, इसको हम एफिशिएंसी ना बोल के इसको बोलते हैं कंप्लीटली परफॉर्मेंस, या फिर इसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, सिर्फ रेफ्रिजरेटर के लिए। हमने बोला रिवर्स प्रोसेस है तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, रिवर्स होगी। मतलब जो भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हम Q2 अमाउंट हीट को ले रहे हैं सिंक से, जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो हमने सिंक से ली है, देन वर्किंग सब्सटेंस मतलब Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेके वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर कौन होगा, कंप्रेशर होगा, उस पर हम वर्क डन करेंगे। देन जो भी आपकी अमाउंट ऑफ हीट बचेगी वो कहाँ पर जाएगी, सोर्स के पास। ठीक है, तो यहाँ से जो भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए, या फिर इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं हम। यहाँ पर Q2 अमाउंट यहाँ पर हमने मतलब अब्जॉर्ब जो भी सिस्टम है वो अब्जॉर्ब करेगा, डिवाइडेड बाय W मतलब कितना वर्क डन करेगा वो। तो ये आपकी एफिशिएंसी है किसके केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में। जस्ट इसमें वर्किंग कंप्लीट नहीं पूछी जाती, सिर्फ उसकी एफिशिएंसी पूछी जाती है। रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम एफिशिएंसी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलेंगे, इसको भी निकाल सकते हैं इस तरीके से।
जो भी न्यूमेरिकल आता है, ये जो आपका हीट इंजन है और जो रेफ्रिजरेटर है, दोनों के फॉर्मूले यूज करके ही आता है। यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर वर्क डन या फिर जो भी Q2 है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रेफ्रिजरेटर के बारे में। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस होता है हीट इंजन का, सिर्फ इतना ही, और सिर्फ एफिशिएंसी को डिस्कस कर देंगे। या फिर प्रैक्टिकली भी हमें ये पता है कि ये प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ऐसा ही होता है। या फिर ये बात हमें पता होती है कि जिस भी रूम में आपका फ्रिज रखा होता है वो रूम आपके दूसरे रूम के कंपैरिजन में गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी प्रोसेस है उसका वर्क करने का, वो क्या करता है, सिंक से हीट को लेगा, वर्किंग सब्सटेंस, उसके जो भी कंप्रेशर है रेफ्रिजरेटर के अंदर वो उसका वर्किंग सब्सटेंस है, वहाँ पे वर्क डन होगा। और जो भी बाकी बची हुई हीट है, मतलब वो जो भी हमारी थिंग्स हैं जो भी फ्रिज के अंदर रखी हैं, वो उनको क्या करता है, ठंडा कैसे करेगा? Q2 अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो कि लोअर टेम्परेचर पे रखी थी उनको ठंडा करके जो बची हुई हीट है उसको कहाँ, बाहर की तरफ, मतलब सोर्स को प्रोवाइड करता है, सराउंडिंग को प्रोवाइड करता है। या फिर इसको हम एक प्रैक्टिकल तरीके से भी समझ सकते हैं, जिस भी रूम में आपका फ्रिज रखा होता है वो रूम आपका दूसरे रूम के कंपैरिजन में थोड़ा गर्म होता है। तो क्यों गर्म होता है? बिकॉज जो भी अमाउंट ऑफ हीट है, मतलब Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या की, यूज की, मतलब ऑब्जॉर्व की। वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर कंप्रेशर है, वहाँ पर उसने वर्क डन किया। देन जो भी हीट है वो सराउंडिंग को रिजेक्ट कर दी। अगर वो जितनी भी बची हुई हीट है, जो भी थिंग्स है, उसको ठंडा करके बाकी की जो हीट बचेगी अगर वो सराउंडिंग को देगा तो वो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, उसका गर्म हो जाएगा। तो इसलिए जिस भी रूम में रेफ्रिजरेटर होता है वो रूम गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है। ओके, ये था आपका रेफ्रिजरेटर के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये जो लॉ है वो हम कैसे समझेंगे? जो भी हमने कार्नोट हीट इंजन पढ़ा है इसमें उसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जो भी वहाँ पर हमने वर्किंग पढ़ी थी, वर्किंग के अंदर क्या था कि जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, वो दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है। वो जो बात है वो सही है। तो सेकंड लॉ, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट हमें क्या करता है, दो स्टेटमेंट देता है। वो भी कैसे? जो भी कार्नोट हीट इंजन पढ़ने के बाद। वैसे हमें वो बातें पता होती हैं, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर हम उनको कैसे लिखेंगे, वो कहाँ से, मतलब वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही लिखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा यूज है उसके अंदर? कॉन्सेप्ट कार्नोट हीट इंजन वाला ही यूज है, जो कि क्या था, सपोज ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये सोर्स है जो T1 टेम्परेचर पे है, ये जो है ये सोर्स था, ये सिंक है जो कि T2 टेम्परेचर पे है। ओके, तो सेकंड जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। दो स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, स्टेटमेंट दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, जो भी आपकी स्टेटमेंट है लॉर्ड केल्विन ने दी थी, वो स्टेटमेंट क्या कह रही है? देखो, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हीट इंजन की। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि हीट इंजन क्या होता है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है लॉर्ड केल्विन ने जो दी, वो क्या कह रही है कि ये इम्पॉसिबल है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो हीट इंजन है वो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि एक पूरा का पूरा साइकिल मतलब Q1 अमाउंट को अब्जॉर्ब किया, वर्क डन किया, देन सिंक को उसने हीट रिजेक्ट कर दी। अब इस साइकिल के दौरान क्या होगा? वर्क डन होगा। जो भी नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन का मतलब यहाँ पर क्या है, Q1 माइनस Q2, कि कितनी हीट उसने अब्जॉर्ब की थी, कितनी उसने वर्क डन किया है, देन कितनी बची है हीट, तो वो उसका नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है। कंप्लीट साइकिल के अंदर ऐसा नहीं पॉसिबल है कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो भी सिस्टम है वो कर रहा है, और ये कब कर, मतलब इम्पॉसिबल हम क्यों बोल रहे हैं इसको? और आगे की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये एक्सचेंज करे, जो भी टू बॉडीज, मतलब कोई भी दो बॉडी, यहाँ पर सपोज सोर्स और सिंक है, तो एक सिंगल टेम्परेचर पे रखे हों। हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर सपोज दो बॉडी मान रहे हैं, हीट एक्सचेंज कैसे होगी? जो भी फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी से उसके अंदर हीट एक्सचेंज होगी। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि
हम क्या कर दें, सिंपल T1 ही टेम्परेचर रखें, T2 टेम्परेचर हम रखें ही ना, एक टेम्परेचर की वैल्यू ही रखें, देन जो भी हीट है वो एक साइकिल में इस तरीके से काम करे, उस कंडीशन में नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट कह रही है आपकी। या फिर इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि दो बॉडी के बीच में अगर वर्क डन या फिर हमें सिस्टम पे काम करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी हम सिंपल T1 माने, T2 जो टेम्परेचर है वो हम रखें ही ना, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन। और ये बात हमें पता भी है कि जो भी हमने एफिशिएंसी निकाली हीट इंजन की, वहां पर हमने क्या लिया था, T1 और T2 दो टेम्परेचर की बात की थी। हीट कैसे एक्सचेंज हो रही थी, सोर्स टू वर्किंग सब्सटेंस एंड वर्किंग सब्सटेंस टू सिंक, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम यही बोल सकते हैं कि एक टेम्परेचर पे काम करना, मतलब एक टेम्परेचर पे हम काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, जो भी सेकंड डेफिनेशन है वो आपकी किसने दी थी, क्लैसियस ने दी थी। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। जो भी स्टेटमेंट है वो आपकी क्या कह रही है, स्टेटमेंट पे हम बाद में जाएंगे। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है उसमें हमने हीट का बताना है, लेकिन नॉर्मली हमें ये पता है अगर हमें सपोज पानी जो है वो ऊपर से नीचे लेके आना है तो विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी पानी ऊपर से नीचे आ सकता है इजीली, लेकिन अगर वही पानी हमें नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब हो सकता है, अगर हम क्या कर दें, मोटर का यूज़ करें तो हम जो पानी है उसको नीचे से ऊपर पहुंचा सकते हैं। वो जो स्टेटमेंट है वो हमें बिल्कुल क्लियर है वाटर वाली, लेकिन इसी के सिमिलर में हम हीट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जो भी हीट है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक अपने आप, ऐसा पॉसिबल है कि हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी अपने आप ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो हीट है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में मतलब ट्रांसफर हो जाए अपने आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी क्लासेस ने जो दी थी कि जो हीट है वो अपने आप इटसेल्फ क्या नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती, कहाँ से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। तो ये आपकी स्टेटमेंट थी। और स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट आपकी हीट इंजन से जो भी वर्किंग हमने पढ़ी थी वहीं से हमें क्लियर है। जो भी हीट इंजन का वर्किंग प्रोसेस जो भी हमने पढ़ा था वहाँ से सब हमें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसको हमने अलग स्टेटमेंट में बताया है कि जो भी ये जो लॉ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। इससे पहले हमने जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ पढ़ा है। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एक्चुअली वो क्या करता है, जो भी आपकी जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसकी लिमिटेशंस को भी ओवरकम करता है एक तरीके से। वहाँ पर हमने क्या बोला था कि ये डायरेक्शन नहीं बताता कि हॉट बॉडी टू या फिर मतलब डायरेक्शन नहीं बता रहा था कि कहाँ से कहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या भी बता रहे हैं कि हीट जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, हॉट टू कोल्ड या कोल्ड टू हॉट, इस उसमें। तो एक तरीके से यहाँ पर जब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस किसका, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये क्या करता है, ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो भी आपके कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लॉ हैं, 4 लॉ होते हैं। फर्स्ट वन हम जो पढ़ा था हमने वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, थर्ड जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और इस चैप्टर के एंड में हम थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।